दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है? चाहे वो एग्जाम स्टेट का है, चाहे वो सेंटर का है। और ऑफ लेट ये पाया गया है कि जो एग्जामिनर है वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कम पूछ रहा है, वह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। क्लियर? इसका मतलब एग्जामिनर जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चला हुआ है कि हिस्ट्री से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, आपको उसकी कितनी जानकारी है, वो उसके बेस पर प्रश्न डाल रहा है। क्लियर? तो दोस्तों, आज हम पिछले हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं कितना डालता हूं। तो दोस्तों, आपसे फिर से स्वागत स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और मुझे पता है कि आप लोग करंट अफेयर्स पक्का कर रहे होंगे, तो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जस्ट होल्ड ऑन। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की गणना के अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 83 और ऑप्शन डी 101। दोस्तों, हिमाचल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन हिमाचल में आ सकता है, इसकी परसेंट जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन इज 83, ऑप्शन सी। हिमाचल में 2025 में जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़कर 83 हो गई है, जो कि 2021 में 51 थी। क्लियर? वहीं अगर हम परसेंटेज वाइज इंक्रीज की बात करें तो यहां पे 62% की वृद्धि यहां पे हुई है। क्लियर? दोस्तों, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने पहले ही जो हिम तेंदुए हैं यानी स्नो लेपर्ड हैं उसको रेड बुक कैटेगरी में डाला हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे ये अब 83 हो गई है, तो ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। ठीक है, एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, IUCN जो है जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं या वल्नरेबल स्पीशीज होते हैं उसको रेड डाटा बुक में डाल देती है, तो उसमें ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। आई होप आपका पहला प्रश्न ठीक हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, नाव्या पहल यानी नाव्या इनिशिएटिव की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। दोस्तों, ये है ऑप्शन ए, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सरकारी जितनी भी स्कीम्स होती हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं और आजकल तो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नाव्या स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लिया गया है। और किसके साथ मिलकर लिया गया है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जहां पे 16 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को टारगेट किया गया है, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। तो इन लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी
और इन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, या अगर ये अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी। ठीक, तो ये जो इनिशिएटिव है ये केंद्र सरकार का है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। ऑप्शन आपके सामने है, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन साकागुची, या उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता जो है वो नोबेल प्राइजेस के लिए ही रहा, मेन हेडलाइंस जो रही वो नोबेल प्राइजेस के लिए ही रही, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़े हुए थे। क्लियर? तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये हैं उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों साइंटिस्ट को जो है ये इस बार का मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया है, और इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। अब बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। बेसिकली ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ये डिस्कवरी ऑफ टी सेल्स के लिए दिया गया है, रेगुलेटरी टी सेल्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस आ सकता है, तो वो फॉरेन बॉडी है, तो उसको लड़ने के लिए हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो एक्टिवेट होती है। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और उस बैक्टीरिया या वायरस से वो लड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है या डेंजरस है। तो वो जानकारी देने का काम जो करता है वो करता है टी सेल। क्लियर? तो इससे दो तीन बेनिफिट जो हैं वो रिसेंटली देखे गए हैं इस रिसर्च के बाद। पहला कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मींस जिनका जहां पे हमारी बॉडी के अपने ही सेल वो गुड सेल्स को खाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनसे फाइट करने के लिए टी सेल जो है हमारे जो जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल कैंसर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसको फाइट करने में ये काफी मदद करता है। क्लियर? सेकंड, जहां पे भी बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो यहां पे भी ये मदद करेगा। तो इससे यहां पे एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा मिली है। ठीक है, तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का पुरस्कार जो है तीनों साइंटिस्ट को मिला है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप यहां तक आपके सभी प्रश्न ठीक हुए होंगे। चौथा प्रश्न है, फिजिक्स में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? ऑप्शन आपके सामने है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनीज, या ऊपर के सभी। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं। तो दोस्तों फिर से ऊपर के सभी, फिर से तीन साइंटिस्ट को फिजिक्स में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए ये पुरस्कार मिला है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आप पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2025 में, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए। ये है ऑप्शन बी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा, हमने तीन प्रश्न जो हैं वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड किए हैं, और तीनों में तीन तीन साइंटिस्ट को
नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मेरी आपको सलाह है किसी एक को याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपका काम आसान कर देगी, या आप कोई ना कोई निमोनिक बना लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा छठा प्रश्न है, लिटरेचर में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है जॉन फॉसे, लाज़लो क्रास्नहोर्काई, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, लुईस ग्लूक। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, चेक कीजिए। तो दोस्तों ये है लाज़लो क्रास्नहोर्काई। दोस्तों ये हंगरी के राइटर हैं, ठीक है, और इनका जो वर्क है वो बड़ा विजनरी है और काफी इफेक्टिव है, दुनिया में इसे काफी पसंद किया जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट में एक मेरा प्रश्न है, यहां पे आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको प्रदान किया? तो ये तो मैंने आपको बता दिया। एशिया और भारत के पहले व्यक्ति जो थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरा प्रश्न ये है, 2025 ये जो नोबेल पुरस्कार है इसमें लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो भारत की ओर से किसका नाम नॉमिनेटेड था लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार के लिए? क्लियर? तो इसका आंसर आप जो मैसेज बॉक्स है उसमें जरूर दें। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको बताया था, इसी वजह से जो नोबेल प्राइज हैं इस पर काफी चर्चा में थे और लोग इंतजार कर रहे थे 10 अक्टूबर का, जब नोबेल पीस प्राइजेस की घोषणा होनी थी। तो अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज 2025 में किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अलेक्सी नवल्नी, मारिया कोरेना मचाडो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डोनाल्ड ट्रंप। आई होप दोस्तों आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, चेक करते हैं। तो ये है ऑप्शन बी, मारिया कोरेना मचाडो। दोस्तों ये वेनेजुएला में अपोजिशन की मेंबर है, ठीक है, जो पार्टी पावर में है उसके अपोजिशन में है, और वेनेजुएला में एक तानाशाही शासन चल रहा है, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध ये आवाज उठाती हैं ताकि वेनेजुएला में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, प्रजातंत्र है, उसको बचाया जा सके। क्लियर? तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया है। यहां पे अलेक्सी नवल्नी जो है, इन्होंने पुतिन के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और फिर इनको जेल में बंद कर दिया गया था और जेल में ही इनकी डेथ हो गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने बोला कि ये चाहते थे कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है वो इन्हीं को मिले, तो इसीलिए पूरे दुनिया में घूम घूम कर ये बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, इन्होंने ही रुकवाया। ठीक है, फिलहाल इन्होंने एक काम किया है, जो इजराइल और गाजा में, फिलिस्तीन में युद्ध चला हुआ था, उसको रुकवा दिया है और उसके लिए एक शांति समझौता जो है वो होने वाला है। ठीक है, और मारिया कोरेना मचाडो ने अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो डेडिकेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। क्लियर है? तो आई होप यहां तक जितने भी प्रश्न आपके सामने आए होंगे, मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ रहे हैं और आपने सभी के सभी आंसर जो हैं वो मार्क किए होंगे और राइट मार्क किए होंगे। क्लियर? तो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो पूरा देखकर आप अपनी ईमानदारी के साथ मैसेज में जरूर डालिए कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो ठीक हुए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र
इकोनॉमिक साइंसेज का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट अगेन दोस्तों। यहाँ पे 3 जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको ये प्राइज दिया गया है, जोएल मॉकेर, फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, डन। ये इसकी सारी सारी एक्सप्लेनेशन दी है। जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो प्लीज यहां से इसको जरूर की अपना एक बार नोट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र अक्टूबर 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो दोस्तों ये है नई दिल्ली में। ठीक है, 2 प्रश्न बनते हैं यहां पे। पहला कि 8वां सत्र कितनवां सत्र ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो 8th सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेकंड, नई दिल्ली में किया जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इंटरनेशनल सौर अलायंस जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, ये किसकी पहल थी? तो दोस्तों आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, भारत और फ्रांस द्वारा ये एक संयुक्त रूप से एक पहल की गई थी, जहां पे पॉल्यूशन से बचाने के लिए, धरती को पॉल्यूशन से बचाने के लिए सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। क्लियर है? अब इसकी जो पहल, इसकी जो मीटिंग होने वाली है, 8th सेशन की जो मीटिंग होने वाली है, वो होने वाली है न्यू दिल्ली में। क्लियर? तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो आईएसए है, आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पे है, आपके लिए एक प्रश्न है। क्लियर? हिंट मैं आपको दे देता हूं कि आईएसए जो है वो भारत और फ्रांस द्वारा ये एक स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है। तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो या तो भारत में होगा या फ्रांस में होगा। तो यू हैव टू मार्क राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों ये है, राइट ऑप्शन इज बी, कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों का विकास करना। दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बजट है उसमें इस चीज को डिस्कस किया गया था और उसके लिए प्रावधान भी कर दिया गया है पैसे का। अब यहाँ पे ये जो पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है, इसको लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा। और यहाँ पे 100 जो जिले हैं, 100 ऐसे जिले हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 ऐसे जिलों को टारगेट किया जाएगा जहां पे कम प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जितने भी कृषि से रिलेटेड जो उपकरण है वो उसके लिए लोन दिलवाया जाएगा। ठीक है, ताकि यहाँ की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कितने जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की गई है। क्लियर? तो ये हो गया 100, 100। क्लियर है? तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग को किस मछली के संरक्षण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ट्राउट, कैटफिश, कार्प, गोल्डन महाशीर। ये चारों की चारों जो है ये फिश की वैरायटीज हैं। तो प्रश्न यहां से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ट्राउट, कैट फिश, कार्प और गोल्डन महाशीर किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों ये हैं फिश की वैरायटीज। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट। तो दोस्तों ये है गोल्डन महाशीर। ये जो ऑप्शन डी गोल्डन महाशीर है, यहाँ पे इस मछली के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए हिमाचल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जो फिश है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, IUCN की, ठीक है। और गोल्डन महाशीर को हिमालय की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। तो यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज कॉल्ड क्वीन ऑफ हिमालयाज? तो वो है गोल्डन महाशीर। क्लियर? दोस्तों अभी तक अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया है, तो उसका मैसेज आप मैसेज बॉक्स में जरूर कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? और वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग जो है, हमारा जो सेंटर है वो हमीरपुर रोड पे है, ऊना में, होटल सुविधा पैलेस के सामने। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं जहां आप हम बाल की खाल निकालते हैं, तो आप इस नंबर पर 8580796944 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, PM कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, क्रॉस चेक कीजिए। दोस्तों यह है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। क्लियर? यहां पे दोस्तों क्योंकि डीजल के रेट जो है बहुत महंगे हैं और डीजल जो है वो पर्यावरण को भी दूषित करता है, तो यहाँ पे PM कुसुम योजना चलाई गई है, ठीक है, जहां पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। किसान डीजल को छोड़कर वो इस सोलर प्लांट के साथ अपना जो उसको अपना पानी की सिंचाई की जो व्यवस्था करनी है वो कर सकता है। क्लियर? और उस बिजली को बेचकर वो अपनी आय भी बढ़ा सकता है। क्लियर? तो PM कुसुम योजना जो है ये सेंटर की स्कीम है, ठीक है। दोस्तों जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी सभी स्कीम्स को आपको अच्छे ढंग से स्टडी करना है और जो भी लेटेस्ट घोषणा होती है उसको तो बिल्कुल अच्छे ढंग से याद करना है, क्योंकि यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी जो योजना है वो लोगों में जाए और उससे सरकार का नाम बने। क्लियर? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल विश्व पर्यावास दिवस, दोस्तों यहां पे ध्यान देना, पर्यावास दिवस है, पर्यावरण नहीं है। पर्यावास का मतलब होता है हैबिटेट डे, कब मनाया जाता है?
तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष विश्व पर्यावास यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। दोस्तों इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई भी डेट नहीं है, लेकिन ये वीक है। तो ऑप्शन बी, अक्टूबर का पहला जो सोमवार होता है उसमें मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक मैं प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जैसा मैंने भी डिस्कस किया कि जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने अभी नोबेल प्राइजेस के बारे में डिस्कस किया। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पहला नोबेल प्राइज जो है वो किसे दिया गया था? ठीक है। और इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? ठीक है, दो डिफरेंट है। यहां से आपके लिए दो डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आएंगे। क्लियर? तो मेरा पहला प्रश्न है कि पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, और दूसरा प्रश्न ये है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे किस दिन मनाया जाता है। डन? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश यानी स्टेट हॉलिडे घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, कैलिफोर्निया। तो दोस्तों यहां से आपको हिंट मिल गया होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है वो हाईलाइटेड है। तो दोस्तों ये है कैलिफोर्निया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में इंडियंस बहुत तादाद में रहते हैं, तो इसीलिए वहां पे कैलिफोर्निया में दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर किस डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल राशन कार्ड, ई गवर्नेंस डैशबोर्ड, ई बिलिंग सिस्टम, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार फेस ऑथेंटिकेशन। दोस्तों ये चीज ऑब्जर्व की जा रही थी, यहां पे सार्वजनिक वितरण केंद्र, यहां पे जो पीडीएस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो पीडीएस लिखा हुआ है ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी जितने भी राशन डिपो हैं वहां पे वितरण किया जाता है ऐसे लोगों को जिनकी आय कम है। अब यहाँ पे जिनकी आय कम है, नेचुरली वो मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो पहले क्या था, आधार सिस्टम जो उनकी पंचिंग मशीन थी वहां पे अंगूठे का निशान या उंगली का निशान लगाना होता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो मजदूरी का काम करते हैं, तो वहां पे उनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो मिट जाते हैं। ठीक है, तो उनको ये असुविधा हो रही थी। तो यहां पे हिमाचल पहला राज्य बना, ठीक है, जिसने फेस ऑथेंटिकेशन की बात करी, क्योंकि फेस चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए? फेस ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड के लिए। ठीक है, इन पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आसान भाषा में आप याद रखिए कि राशन डिपोज। हमारा 16वां प्रश्न है, अलमाटी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक।
रिसेंटली अलमाटी बांध जो है चर्चा में था, ठीक है, तो वो कहां पर स्थित है? आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। दोस्तों ये है कर्नाटक में। अब ये चर्चा में क्यों था? ये जो अलमाटी डैम है इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं, ठीक है, इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो इस बांध की ऊंचाई को 5 मीटर और बढ़ाना चाहती है, ठीक है, जिसपे अप्रॉक्स 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। लेकिन अगर ये बढ़ाया जाता है तो वहां पे दिक्कत जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो किसान है उन पे आएगी, क्योंकि यहां जो 16 सिंचाई परियोजनाएं जो हैं, ठीक है, इरिगेशन स्कीम्स जो हैं उन पे खतरा आ जाएगा और वहां पे जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना के किसान है उनकी फसलों को नुकसान होगा। तो इसीलिए ये चर्चा में था। तो यहाँ पे आपके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? पहला, अलमाटी बांध को किस और नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये अलमाटी बांध जो है या लाल बहादुर शास्त्री डैम है वो कहाँ स्थित है? तो वो कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न ये आ जाता है कि अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक भारत के किस स्टेट में है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। दोस्तों ये रिसेंटली काफी चर्चा में था क्योंकि यहां पे लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामचिक नामफुक जो कोल ब्लॉक है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टनर्स को देने का एक डिसीजन लिया है। अब यहां पे जो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये एक ओपन माइनिंग होगी। तो ओपन माइनिंग अगर होगी तो यहाँ पे पर्यावरण को लेकर काफी खतरा होगा। और उससे दूसरा खतरा क्या पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक? तो ये दो खतरे ऐसे हैं जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश की एक इंडिजिनियस जनजाति जो है वो इसका विरोध कर रही थी, वर्तमान में भी विरोध कर रही है। तो नामचिक नामफुक जो कोल ब्लॉक है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? जनजाति का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगला प्रश्न जो वो है वो आधारित है इसी पे। नामचिक नामफुक क्षेत्र में कोयला खनन से किस स्वदेशी समुदाय से प्रभावित होने का डर है? यह है ऑप्शन तांगसा, निशी, आदि, मोनपा। दोस्तों ये सभी की सभी जनजातियां जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है। अब यहां पे कौन सी ऐसी जनजाति है जिनको नामचिक नामफुक क्षेत्र में अगर माइनिंग की परमिशन दे दी जाए तो उनको खतरा है कि उनको वहां से जाना पड़ेगा, और इसीलिए वो जनजाति जो है वो विरोध कर रही है। तो दोस्तों राइट आंसर इज तांगसा। तांगसा जो है वो इस बात का विरोध कर रही है कि एक तो पर्यावरण को खतरा होगा, सेकंड यहां पे जो तांगसा जनजाति है इसको यहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है, तो इनको कहीं और बसाएंगे। वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये यहां पे एक्सक्यूज दे रही है कि स्टेट को 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए का फायदा होगा प्रतिवर्ष। तो यहां पे ये जो है आपस में विरोधाभास चला हुआ है।
तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आई होप सभी के सभी प्रश्न आपके ठीक हुए होंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी जरूर मेंशन कीजिए। और जितने जितने प्रश्न आप सभी के ठीक हुए हैं आप प्लीज उसको मेंशन कीजिए मैसेज बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, उन्ना में एडमिशन लेनी है, यदि आप उन्ना से हैं या उन्ना के बाहर से हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेंशन जरूर कीजिए।